हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी लोग का यूथ प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं आज हिस्ट्री के क्लास का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर जैसा कि आपको लिखे हुए शब्द से ही पता चल रहा होगा, मौर्य के उत्तर का काल। इसका मतलब मौर्य साम्राज्य के बाद, उत्तर कहने का मतलब बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद कौन से समय आया, कौन सा काल आया, उस काल के बारे में हम लोग जानते हैं और उस काल में किस किस वंश का उदय हुआ। तो ये सभी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे बात करेंगे तो मौर्योत्तर काल को ही ब्राह्मण काल या ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो आखिर ब्राह्मण साम्राज्य क्यों? जैसा कि आपको पता है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों का धीरे धीरे पतन होना चालू हो गया था, क्योंकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही हमारे यहाँ यानी कह दिया जाए तो मगध में, कह दिया जाए तो भारत में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ जाता है, माना जाता है। कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो हमारे देश के कहने का मतलब हमारे देश से नहीं, बल्कि मैं आपको मगध से बता रहा हूँ। मगध के शासकों द्वारा और या फिर 16 महाजनपद के अन्य शासकों द्वारा या तो बौद्ध धर्म को अपनाया जा रहा था या तो जैन धर्म को अपनाया जा रहा था। कोई भी ऐसे शासक नहीं थे जो कि ब्राह्मण धर्म को मान रहे थे। आप क्लियरली देख पा रहे हैं, वह चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो आपको पता ही है जैन धर्म के अनुयायी थे। गौतम बुद्ध की यानी बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसी प्रकार से बिंदुसार को ले लेंगे, उदयन को ले लेंगे, तो सभी का संबंध जो है किसी न किसी बौद्ध धर्म से या तो जैन धर्म से रहा, ब्राह्मण धर्म से नहीं रहा। मतलब ब्राह्मण धर्म का पतन होते जा रहा था, जिस कारण से फिर से ब्राह्मण धर्म का उदय किया जाना बहुत ही अति आवश्यक था। और यह जो है कारनामा करके दिखाया कोई और नहीं बल्कि पुष्यमित्र शुंग। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, पुष्यमित्र शुंग ने ही ब्राह्मण वंश कहिए, ब्राह्मण साम्राज्य का उदय का अगर किन्हीं को श्रेय दिया जाता है तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक, जिसका नाम था बृहद्रथ। नाम क्या था? बृहद्रथ। तो इसी के यह सेनापति थे। क्या थे? सेनापति। हाँ, पॉइंट क्लियर आपका होते जाना चाहिए। तो पुष्यमित्र शुंग थे सेनापति किसके? बृहद्रथ के। बृहद्रथ कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो यह जो व्यक्ति है बिल्कुल कमजोर था बृहद्रथ, जिस कारण से पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दिया बृहद्रथ का और एक नया साम्राज्य स्थापित किया और उसका नाम उन्होंने क्या दिया? शुंग वंश दिया था। या आप इसी को कह सकते हैं ब्राह्मण वंश भी कह सकते हैं। शुंग वंश को ब्राह्मण वंश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से शुंग वंश क्लियर हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने इसका स्थापना किया, इसलिए इस वंश के संस्थापक करता तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। इन्होंने इसकी राजधानी की बात करेंगे तो आपको पता है कि मगध की जो राजधानी है आपको पता ही है, पहले राजगिरी था, बाद में वैशाली बना, फिर से कहाँ? तो पाटलिपुत्र बना। तो देख रहे हैं कि राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली तीन राजधानी रह चुका है। अब इन तीनों को हटा दीजिए, इस वंश में इसका नया राजधानी आता है विदिशा। नया राजधानी कहाँ? विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी में स्थित है। एमपी पूछे कहाँ? तो सतना जिले के पास। ठीक है, तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि विदिशा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि अब मगध की राजधानी मगध में ही नहीं बल्कि अब मध्य प्रदेश में हो गया। कहाँ? एमपी। क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान पे रखेंगे कि इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पुष्यमित्र शुंग के समय सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, विदर्भ का युद्ध इन्होंने जीत हासिल किया था। इस युद्ध में विदर्भ कहने का मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र। कहाँ का क्षेत्र? महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्र को जो है विदर्भ का क्षेत्र माना जाता है। मेन रूप से महाराष्ट्र का क्षेत्र आप जानिए, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है युद्ध को इन्होंने जीता था। इन्होंने अपने पुत्र जिसका नाम था अग्निमित्र, नाम क्या? अग्निमित्र कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग का बेटा था। ठीक है, तो अग्निमित्र की सहायता से विदर्भ में जो शासन कर रहे थे, विदर्भ में शासन कर रहे थे यज्ञसेन। कौन कर रहे थे? विदर्भ में यज्ञसेन वहां के शासक थे। और उसी का भाई था माधवसेन, यानी यज्ञसेन का भाई कौन था?
माधव सेन। तो इस भाई को इन्होंने अपने साइड मिला लिया। कौन? अग्निमित्र ने अपने साइड मिला लिया, दोस्ती कर लिया कि चलो भाई तुम्हारे भाई को हराते हैं और तुमको भी वहाँ का शासक बनाते हैं। तो इस प्रकार इन दोनों में मित्रता हुआ और उस प्रकार से चढ़ाई किस पर कर दिया? यज्ञसेन पे। यज्ञसेन को जैसे ही ये पता चला कि मेरा भाई जो है अग्निमित्र के साथ मिल गया है और हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, पहले ही हाथ खड़ा कर दिया है और इस प्रकार से यह युद्ध हार जाता है। कौन? यज्ञसेन हार जाता है और इसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है, अग्निमित्र की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। बाद में अग्निमित्र कहते हैं चलो हमारा बात मान ही लिया है तो क्यों तुम्हारे साम्राज्य को खराब करे, दोनों एक काम करो, दोनों भाई आपस में अपने साम्राज्य को क्या करो, बांट लो, लेकिन जो है शासक जो होगा या फिर आप जो अधीन होंगे किसके, तो पुष्यमित्र शुंग के आप अधीन कार्य करेंगे। ऐसा बात कौन बोला? तो अग्निमित्र ने बोला। और इस प्रकार से विदर्भ विजय जो है यानी कह सकते हैं इस साम्राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण विजय में से एक माना जाता है। तो ये एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, विदर्भ से युद्ध क्या था। आगे बात करेंगे तो इंडो यूनानी, जिसे कि हम लोग कहते हैं ग्रीक या यूनानी शासक भी आप कह दीजिए, ठीक है। कौन? इंडो यूनानी। इंडो यूनानी शासक जिसका नाम था मिनांडर। नाम क्या? मिनांडर। तो इस शासक के साथ पुष्यमित्र शुंग का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो है पुष्यमित्र शुंग ने मिनांडर को पराजित भी किया था। किसको? मिनांडर को। और इस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने सिंध तक जो है खदेड़ करके रखा है इंडो यूनानी को, यानी भारत में इन लोग को प्रवेश बोला कि बिल्कुल नहीं होने देंगे जब तक हम रहेंगे। तो इस प्रकार से हुआ। किसको? मिनांडर को। तो मिनांडर के साथ जो है युद्ध किसका हुआ था? पुष्यमित्र शुंग का हुआ था। तो ये भी बात आप ध्यान पे रखेंगे। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो महर्षि पतंजलि। पतंजलि कौन? तो पतंजलि इनके कह सकते हैं गुरु थे। किनके? पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे। और इन्हीं की देख रेख में, पतंजलि की देख रेख में जो है इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ। कौन के? पुष्यमित्र शुंग ने। मतलब यह फिर से यहाँ देखिए यज्ञ वगैरह चालू हो गया है। आप मौर्य वगैरह में यज्ञ वगैरह नहीं देखते होंगे, लेकिन यहाँ जो है यज्ञ वगैरह फिर से चालू हो गया। आप लोग वैदिक सभ्यता में, उत्तर वैदिक सभ्यता में कर्मकांड का जो है चर्चा किए थे, हम जानते होंगे। लेकिन यहाँ फिर से आ गया कि यज्ञ का शुरुआत हो गया। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 यज्ञ करवाए गए थे, जिसके मुख्य पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। क्लियर? तो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे की बात करेंगे तो भरहुत स्तूप, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित? बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? एमपी में। भरहुत स्तूप हम लोग क्यों जानेंगे? तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया। ऐसा नहीं है कि अब बौद्ध धर्म को पूरी तरह से हटा दिए थे, नफरत करते थे, बिल्कुल नहीं। इन्होंने भरहुत स्तूप का जो है निर्माण करवाया और इस स्तूप के पुनरुद्धार करवाया और इस स्तूप की सहायता से हमें मौर्य वंश और पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलता है। यानी सम्राट अशोक और पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी किस कह सकते हैं स्तूप से मिलता है? तो भरहुत स्तूप से मिलता है। क्लियर? तो यह स्तूप का निर्माण या फिर कह सकते हैं पुनरुद्धार कौन करवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। अगला पॉइंट देखेंगे तो इस वंश के जो है, हाँ, इस वंश के कैमें 9वें, एक पहला दूसरा नहीं बात करें, कैमा 9वां जो शासक था उसका नाम था भागवत। इसी के दरबार में, भागवत के दरबार में जो है यूनानी राजदूत हेलियोडोरस भारत आया था। किसके दरबार में? भागवत के दरबार में। बस इसके लिए आप याद रखेंगे। हाँ, भरहुत स्तूप की बात कर रहे थे ना, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है सबसे पहले इस स्तूप के बारे में जाना, इस स्तूप के बारे में हर एक चीज बताया लोगों को। कौन बताया? कनिंघम। तो ये भी ध्यान पे रखेंगे। आगे की बात करेंगे तो जो 10वें शासक थे इस वंश के, वो उनका नाम था आपका देवभूति। नाम क्या? देवभूति, जिनकी हत्या वासुदेव ने कर दिया। यानी इन्हीं का सेनापति वासुदेव था और उन्होंने इनकी हत्या कर दिया। किनका? देवभूति का। आगे बात करेंगे तो इसी समय में, यानी कि पुष्यमित्र शुंग के समय में ही आप जो नाम सुने हैं रामायण का, आपने नाम सुना है महाभारत का, आपने नाम सुना है मनुस्मृति का। तो इतिहास कहता है कि इसी के समय में रामायण का रचना हुआ, महाभारत का रचना हुआ और मनुस्मृति का रचना हुआ। किनके काल में?
पुष्यमित्र शुंग के काल में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने महान महान ग्रंथ इनके काल में लिखा गया। तो इस प्रकार से आपका अगला पॉइंट भी क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो देवभूति जो इस वंश के अंतिम शासक थे, जिसकी हत्या वासुदेव कण्व ने, इसका पूरा नाम है वासुदेव कण्व, ठीक है, तो वासुदेव कण्व ने कर दिया और एक नए राजवंश का स्थापना किया जिसका नाम है कण्व वंश। नाम क्या? कण्व वंश। और यह भी ब्राह्मण वंश ही था, यह कोई अलग नहीं था, यह भी ब्राह्मण वंश था। कण्व वंश के समय कहा जाता है कि पूरी तरह से क्षेत्र सीमा सीमित हो गई, पूरी तरह से क्षेत्र सीमा सीमित हो गई। इस वंश के शासकों ने शासन तो किया लेकिन कोई महत्वपूर्ण कार्य या कोई बेहतरीन युद्ध वगैरह नहीं किया। बस इस वंश के बारे में यह बताया जाता है कि इस पर 4 शासकों ने शासन किया कण्व वंश के अनुसार, और कुल 45 वर्षों तक इस वंश के शासकों ने शासन किया, लेकिन इसका कोई साक्ष्य और कोई वर्णन नहीं, इसलिए इसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं। बस ये हम लोग जानेंगे कि इस वंश के जो प्रथम शासक थे कौन थे, तो वासुदेव इस वंश के संस्थापक थे। कौन थे? वासुदेव इस वंश के संस्थापक थे। और इस वंश के जो अंतिम शासक थे उसका नाम क्या था? सुशर्मा। नाम सुशर्मा। बीच में 2 और शासक आते हैं, भूमिपुत्र या भूमिमित्र, इन्हीं को कहा जाता है भूमिमित्र। आगे बात करेंगे तो नारायण कण्व या नारायण मित्र, कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति हैं। तो भूमिमित्र, नारायण मित्र और सुशर्मा, ये 3 अन्य शासक हुए। सुशर्मा इस वंश के अंतिम शासक, किस वंश के? कण्व वंश के अंतिम शासक हुए। बस इसके बारे में इतना ही जानेंगे हम लोग, इसमें और कुछ नहीं। नाम बस ध्यान रखते हैं कि कण्व वंश में कुल कितने शासक हुए, और कुछ नहीं। आगे बात करेंगे तो सुशर्मा कहते हैं इसी का सेनापति सिमुक द्वारा कर दिया जाता है। कब? कहीं कहीं देता है 30 ईसा पूर्व में जो है इसके द्वारा कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कुछ पुस्तकों में देता है कि 60 ईसा पूर्व में। कब? 60 ईसा पूर्व में सिमुक द्वारा सुशर्मा की हत्या कर दी जाती है। और किसी किसी किताब में आपको मिल जाएगा 30 BC, लेकिन आपको ध्यान क्या रखने हैं? 60 BC ध्यान रखने हैं, 60 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान पे रखें। आगे बात करेंगे और उसी अनुसार से 30 BC जो हम बता रहे हैं उसी अनुसार से आप जोड़ लेंगे 30 और 40, 70, लगभग 43 साल देता है। कि 43 नहीं बल्कि 45, लगभग में ही सब देता है। पूरी तरह से एक्यूरेट डेट हमें पुस्तक में नहीं मिला है, इस कारण से हम भी आपको क्लियरिफाई करके नहीं बता रहे हैं। हमें जो मिला है उसके अनुसार आप 460 ईसा पूर्व ध्यान पे रखेंगे कि 460 ईसा पूर्व में सिमुक ने किसकी हत्या कर दी? सुशर्मा की हत्या कर दी और एक नया राजवंश स्थापित किया जिसका नाम रखा गया सातवाहन वंश। नाम क्या? सातवाहन वंश। चलिए देखते हैं हम लोग सातवाहन वंश के बारे में कि आखिर सातवाहन वंश था क्या और इससे महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या बनेंगे। तो देखते हैं सातवाहन के बारे में सबसे पहला पॉइंट यही बनेगा कि 1-2 साल नहीं बल्कि ब्राह्मण वंशों में सबसे अधिक, मतलब 460 सालों तक इन्होंने शासन किया। कितना साल तक? 460 साल, 1-2 साल नहीं। अगला पॉइंट ये हो जाएगा कि इस वंश के संस्थापक जिसका नाम था सिमुक, सिमुक को सिमुक ही नहीं बल्कि शिष्टक या सिंधुक के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र सातवाहन गोदावरी और कृष्णा नदियों के क्षेत्रों में फैला हुआ था। कहने का मतलब आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये क्षेत्रों में जो है इस वंश का उदय हुआ। इस वंश का उदय इसलिए हम कह सकते हैं कि यानी एक बात और हम कह सकते हैं कि इस वंश का उदय जो है दक्षिण भारत में हुआ। यानी ब्राह्मण वंश का एकमात्र वंश जो दक्षिण भारत में उदय हुआ था, या प्रथम वंश कौन होगा? तो सातवाहन वंश होगा। सातवाहन वंश दक्षिण में उदय क्यों हो गया? क्योंकि उत्तर में जो है कण्व वंश शासन कर रहे थे और यह पूरी तरह से कमजोर वंश थे, यह कमजोर शासकों द्वारा चलाया गया वंश था। इस कारण से दक्षिण में इस वंश का एक तरह से उदय माना जाता है दक्षिण भारत में। आगे की बात करेंगे तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? प्रतिष्ठान को बनाया। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि शुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ? विदिशा को बनाया जो मध्य प्रदेश में है। लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कि सातवाहन वंश की जो प्रथम राजधानी थी प्रतिष्ठान थी, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। हाँ, तो इस प्रकार से प्रतिष्ठान किसकी राजधानी हुई? सातवाहनों की राजधानी हुई। सोच लिए मगध से हट करके अब हम लोग कहाँ चले गए? मतलब शासन जो है, जैसे ही सम्राट अशोक का मृत्यु होता है उनके उत्तराधिकारी ने उतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल पाया और छोटे छोटे जगहों पर स्वतंत्र राज्य का स्थापना होना चालू हो गया। तो उसी प्रकार से इसमें सातवाहन भी थे। आगे बात करेंगे
तो सातवाहन को ही आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। आंध्र सातवाहन कहिए, सातवाहन कोई अलग नहीं बल्कि एक ही है। पुराणों में इसी को आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय, कोई अलग नाम नहीं बल्कि सेम है, लेकिन पुराण में जो है इस नाम से इसे पूरा करा गया है। आगे बात करेंगे तो पुराण तक तो ठीक है, आंध्र सातवाहन भी बोल दे तो कोई गलत नहीं, सातवाहन वंश ही है। आगे बात करेंगे तो इस वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे उनका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र, आपको दिख रहा होगा कि गौतमी जो है माँ का नाम है और उनका पुत्र है कौन? सातकर्णी, यानी शासक का नाम सातकर्णी। गौतमीपुत्र जो है सातकर्णी के पश्चात ही जितने शासक आए, यानी वशिष्ठ पुत्र पुलमावी या फिर जो भी शासक आए, ठीक है, जितने शासक आए सभी शासकों के नाम के आगे माँ का नाम जोड़ा जाने लगा। किस शासक के बाद? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद। और ये सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं किसके? सातवाहन वंश के। आगे की बात करेंगे तो इसी शासक को जो है पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता है। किस शासक को? सातकर्णी को पश्चिम का स्वामी कहा जाता है, ये देवता जो भी आप कहिए। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट, इस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। कितना? 2, एक नहीं बल्कि यह भी 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अपने अश्वमेध यज्ञ जान ही रहे हैं, अपने पराक्रम को दिखाने के लिए, अपने शक्ति यानी अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए लोग करवाया करते थे, यानी शासक करवाया करते थे अश्वमेध यज्ञ, जिसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता है। घोड़ा जितना क्षेत्र तक जाए उतना क्षेत्र का हिस्सा जो है राजा के अधीन माना जाता था। तो उस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ यहाँ भी देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे तो इनके समय में ही हाल और गुणाढ्य, ये 2 व्यक्ति जो थे इनके प्रमुख कवि थे। इनके समय के या सातवाहन वंश के या 2 प्रमुख क्या थे? तो कवि थे। इस कवि के द्वारा रचना, आप ध्यान पे रखेंगे कि गाथा सप्तशती का रचना जो है हाल ने किया था, जबकि वृहत कथा कोश की जो रचना कौन किया था? गुणाढ्य किया था। ये दोनों प्रश्न पूछा हुआ है, गाथा सप्तशती और वृहत कथा कोश। तो ये दोनों भी आप पॉइंट ध्यान पे रखेंगे। आगे की बात करेंगे तो सातवाहन वंशों ने ही सभी प्रकार के सिक्के चलाए। सभी प्रकार में कौन कौन प्रकार? तो चांदी का सिक्का, तांबा का सिक्का, सीसा का सिक्का, प्रोटीन का सिक्का और किसका? कांसा का सिक्का। ये सभी प्रकार के सिक्के, सभी धातु के सिक्के कौन चलाए थे? तो सातवाहन वंशों ने चलाया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो अधिक पूछा गया प्रश्न है वह यह है कि सीसा का सिक्का पूरे इतिहास में किस वंश के शासकों ने चलाया? किसका? सीसा का सिक्का। तो आपका आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। आगे बात करेंगे तो भू अनुदान मतलब भूमि अनुदान का पहला जो है साक्ष्य किसके द्वारा मिलता है? तो सातवाहनों के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा? सातवाहनों। नानावती अभिलेख से जो है भू अनुदान की चर्चा मिलती है। किस अभिलेख से? तो इस अभिलेख की सहायता से हम लोग ये जान पाते हैं कि भूमि अनुदान इतिहास में पहली बार कौन किए थे या किस वंश के शासकों ने किया था? तो सातवाहन वंश के शासकों ने किया था कि चलो भाई ये भूमि है, आप ले जाइए, इसका जो भी आपका उपज होगा वो आप समझिए और आपका काम समझिए। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाने लगा इस वंश के पश्चात। आगे की बात करेंगे तो सुपारा और कलियन। सुपारा कहने का मतलब सोपाड़ा, आप भी आप जानिए। कलियन कहने का मतलब कल्याण। यह जो 2 क्षेत्र है उस समय सातवाहन वंश के समय 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह हुए करते थे। कौन? सुपारा, जिसको कि हम लोग सोपाड़ा के नाम से भी जानते हैं, सोपाड़ा। कलियन को आज हम लोग कल्याण के नाम से जानते हैं। तो कल्याण ये हो गया, कल्याण एक जगह है, नहीं महाराष्ट्र में। तो कल्याण और सोपारा दोनों महाराष्ट्र का क्षेत्र है और वहीं सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे। किसके? सातवाहन वंश के। आगे की बात करेंगे तो सातवाहन वंश के जो प्रमुख भाषा था वह कौन था? प्राकृतिक और कौन था? ब्राह्मणी। तो ये दोनों भाषा को सातवाहन वंश के शासकों ने अपनाया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सातवाहन वंश के शासकों ने क्या क्या कार्य किए। आगे बात करेंगे तो हाथी गुफा अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलता है कि सातवाहन तो दक्षिण में था, लेकिन कलिंग, जहाँ की सम्राट अशोक अपने विजय के 8वें वर्ष में हमला करते हैं और कलिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं, उस कलिंग पर भी एक नया साम्राज्य स्थापित हुआ जिसे कि हम लोग चेदी वंश के नाम से जानते हैं। कौन वंश? चेदी वंश। इस वंश के संस्थापक महामेघवाहन वंश या महामेघवाहन थे। इस कारण से
इस वंश के संस्थापक का नाम क्या? महामेघवाहन। इस कारण से महामेघवाहन वंश या चेदी वंश कोई अलग नहीं बल्कि दोनों एक ही, यानी चेदी वंश को और किस नाम से जाना जाता है? तो महामेघवाहन वंश। किस कारण से? तो इन्होंने इसका स्थापना किया था, यानी कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी। कहाँ? तोसली। तो तोसली में ही पूरी तरह से अस्त व्यस्त 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के समय कर दिया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। वहाँ फिर से सोच रहे हैं कि उनकी मृत्यु को पश्चात एक नया राजवंश आ जाता है। मतलब मगध पूरी तरह से टूट चुका था, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मगध जो कि सिंधु नदी से लेकर के, यानी कह सकते हैं उत्तर में लेकर के सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के तट तक फैला हुआ था, वह पूरा जो है पूरा इलाका समाप्त हो गया था। नए नए वंशों का उदय हो गया था, पूरा का पूरा मगध बर्बाद हो गया था। और इस प्रकार से नया वंश आता है महामेघवाहन वंश, जिसके सबसे प्रतापी राजा राजा खारवेल होते हैं। कौन? राजा खारवेल। तो राजा खारवेल का संबंध खाली आप ध्यान रखेंगे कि किस वंश से है, तो चेदी वंश से है। इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नए नए वंशों का उदय हुआ। और इसके पश्चात फिर हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में विदेशियों का आगमन पुनः चालू हो गया। पुनः यहाँ पर जो है इंडो ग्रीक आ गए। इंडो ग्रीक हम लोग पढ़ेंगे। अरबी शासक यहाँ आक्रमण करते हैं, तो आखिर कौन कौन शासक आ गए फिर से। इसी के बाद हम लोग देखेंगे कुषाण वंश, जिसके कुजुला कड़फिसस, बीमा कड़फिसस, नहीं, ये सभी व्यक्ति को हम लोग देखेंगे। तो आगे के चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे नए नए साम्राज्य का उदय किस प्रकार से हो, क्योंकि मगध तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, तो उसके बाद नए नए राजवंश का उदय होना तो तय था, और इस प्रकार हुआ भी। और इस प्रकार से देख सकते हैं ब्राह्मण साम्राज्य बहुत ही अधिक समय तक 460 सालों तक तो सिर्फ सातवाहन लेकर के इसे चला। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर इसमें से जो है प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे। तो कहाँ से बनेंगे भाई? सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन कहा जाता है, उसको छोड़ दीजिए, ये लास्ट वंश था जो कि शक्तिशाली था ब्राह्मण वंश का। इसका जो प्रथम वंश था ब्राह्मण वंश का कौन? तो पुष्यमित्र शुंग, यानी शुंग वंश जो है इसका प्रथम वंश था, ब्राह्मण वंश का प्रथम वंश था। तो इस किसके बाद आया? मौर्य वंश के पश्चात जो है हमारे यहाँ उत्तर मौर्य काल आता है या ब्राह्मण साम्राज्य आता है। इसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग ने किया, जिन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को माना। विदिशा कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। बात आगे करेंगे तो इनका सबसे प्रसिद्ध जो है युद्ध कौन? विदर्भ का युद्ध, जिसमें इनका विजय हासिल होता है इनके पुत्र के द्वारा। किसके द्वारा? अग्निमित्र। आगे की बात करेंगे, इन्होंने इंडो यूनानी शासक जिसका नाम था मिनांडर, इसको पराजित किया। मिनांडर का जो है कहा जाता है सिक्का जो है मगध से कुछ जगहों से, मगध के कुछ जगहों से जो है मिनांडर के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि मगध पर भी इन्होंने आक्रमण किया था मिनांडर ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो पतंजलि की सहायता से, पतंजलि जो इनके गुरु थे उनकी सहायता से इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। तो इस बात की चर्चा आगे भरूत स्तूप से जो है किनका जानकारी मिलता है? तो इस स्तूप से जो है हमें पुष्यमित्र शुंग का और सम्राट अशोक का जानकारी मिलता है। कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करेंगे कनिंगम, इनके बारे में बताए पढ़ करके कि ये है 9वां शासक जिसका नाम था भगवत। इसी समय जो है यूरोप से जो व्यक्ति आए थे, जो यूनानी आए थे, उनका नाम क्या था? उस राजदूत का हेलियोडोरस नामक राजदूत आया था। किनके दरबार में? तो भगवत के दरबार में। आगे बात करेंगे तो इसके 10वें शासक यानी अंतिम शासक, यानी कि बात करें शुंग वंश में कुल कितने शासक थे? तो कुल मिलाकर 10 शासक थे। जो अंतिम शासक थे उसका नाम था देवभूति, जिसकी हत्या जो है वासुदेव ने कर दिया और एक नया राजवंश स्थापित किया जिसका नाम था कण्व वंश। इसी के समय जो है रामायण, महाभारत और मनुस्मृति जैसे पुस्तकों का रचना हुआ, या फिर कह सकते हैं इस प्रकार के पुस्तक लिखे गए। कण्व वंश में मात्र 4 शासक कौन? आप दिख रहे हैं कि वासुदेव प्रथम शासक, भूमिमित्र, नारायण श्रवण या नारायण कण्व, ये कोई अलग नहीं बल्कि एक ही है। सुशर्मा इस वंश के अंतिम शासक थे। किस वंश के? कण्व वंश के। उसके पश्चात बात करेंगे तो सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन? सिमुक। सिमुक ने किसकी हत्या कर दी? सुशर्मा की हत्या कर दी। नया वंश लाते हैं, सातवाहन वंश लाते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश को पुराणों में आंध्र वृत्त या आंध्र जातीय कहा गया है, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जानते हैं, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यानी सातवाहन वंश की जो पहली राजधानी थी प्रतिष्ठान थी, बाद में जो इसकी दूसरी राजधानी बनी अमरावती। किसकी दूसरी राजधानी? तो सातवाहन की दूसरी राजधानी अमरावती बनी। ठीक है,
हाँ, तो प्रतिष्ठान जो है इसकी पहली राजधानी, दूसरी क्या आपने देख लिया, अमरावती इसकी दूसरी राजधानी हो गया। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट की बात करेंगे, तो आप जानते हैं ये गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक, जिन्हें कि पश्चिम का स्वामी भी कहा जाता है। आगे बात करेंगे, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। हाल गुणाढ़ जो है इनके राज्य कवि थे। आगे बात करेंगे, चांदी तांबा सीसा पोटीन और कांसा का सिक्का किन्होंने चलाया, तो सातवाहन वंश ने चलाया। आगे बात करेंगे, भू अनुदान की जो चर्चा मिलता है कि कहाँ मिलता है, तो नानावती अभिलेख से हमें प्राप्त होता है। और भू अनुदान पहली बार शुरुआत किन्होंने किया, तो सातवाहन वंशों ने भूमि अनुदान का शुरुआत किया। सुपाड़ा कल्याण जो है क्या थे, इनके 2 प्रमुख बंदरगाह थे। आगे बात करेंगे, प्राकृतिक और ब्राह्मणिक को इन्होंने अपने राज्य की भाषा का स्वरूप दिया। आगे बात करेंगे, तो इसके पश्चात जो है कलिंग के क्षेत्र में, मतलब उड़ीसा के क्षेत्र में एक नया वंश आया जिसका नाम था चेदी वंश, और चेदी वंश के संस्थापक रहा महामेघवाहन थे। और इस वंश के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे राजा खारवेल थे, जिसकी चर्चा हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य के बाद जो छोटे छोटे राजवंश आए, छोटे छोटे जगहों में अपना शासन आरंभ करते हैं, यानी पूरी तरह से मगध राजवंश टूट चुका था और नए नए राजवंशों का उदय हुआ। हमें उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और इससे बहुत सारे प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बनने वाले हैं। तो बिल्कुल आप एक काम करें कि कॉपी पे जो है इसे आप नोट डाउन करें एक एक पॉइंट को, और उसे 1-2 बार जरूर रिपीट करें ताकि आपका एक भी प्रश्न छूट नहीं पाए। लगातार जुड़े रहिए हमसे, यूथ प्लेटफॉर्म से यूथ फैमिली का एक मेंबर बन करके रहिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हर एक तरह से हर एक टॉपिक को आपका क्लियर करवा दिया जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।